नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस साइंस के अंदर जीव विज्ञान कर रहे थे। पहला पार्ट इसमें हम लोगों ने देख लिया। पहले पार्ट में मित्रों हम लोगों पाचन तंत्र तक पहुँचे थे। आइए अब इसके आगे शुरू करते हैं। ये पुस्तक चूँकि बहुत अच्छी पुस्तक है जीव विज्ञान और साइंस के लिए क्या, इसकी पूरी सीरीज बहुत अच्छी है। तो इसके साइंस का अगला पार्ट हम लोग लेके आए हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी वही फैक्ट दिए गए हैं जो एकदम परीक्षा से लगभग रिलेटेड हैं। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए इसके आगे का शुरू करते हैं हम लोग। पाचन तंत्र एक नज़र हल्का सा फिर देख लेते हैं। मुख लार टाइलिन एंजाइम का लारी एमाइलेज, यह मुख में उपस्थित होता है जीभ के पास। और ग्रास नली भोजन को आमाशय तक ले जाना, मुख्य कार्य इसका यह है। पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है और वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। यकृत पित्त का उत्पादन करता है। ग्लाइकोजेनेसिस यूरिया का संश्लेषण यह करता है और एल्कोहल का निराविशन भी करता है। आमाशय में HCl मुक्त होता है और पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन होता है। आइए आगे देखते हैं। अग्नाशयी रस निकालता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है और छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग परिशेषिका है और नीचे गुदा मल परित्याग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये लार का संगठन, लार में क्या क्या उपस्थित होते हैं। लिंगुअल लाइपेज वसा का पाचन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लिंगुअल लाइपेज। उसके बाद म्यूकस लुब्रिकेट, ये लुब्रिकेट होता है। लारी एमाइलेज टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। लारी एमाइलेज टाइलिन। उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं का नाश करता है। सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम आदि इलेक्ट्रोलाइट खाने में नमी ये उपस्थित बनाता है। उसके बाद आइए देखते हैं फिर लीवर के बारे में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये। भार लगभग 1.5 किलोग्राम। ये क्वेश्चन तो कम से कम मुझे तो लगता है 7-8 बार पूछा गया। मुख्य क्रियाएं, पित्त का उत्पादन करता है, रक्त में अमीनो अम्ल का विनियमन करता है और यूरिया का संश्लेषण लगभग 500 क्रियाएं ये पूरा करता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस हेपेरियन का फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है, शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है। ये इम्पॉर्टेंट भी, ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी परीक्षा में कई बार आया है कि शरीर का ताप बनाए रखने में कौन सहायक है, तो लीवर है। उसके बाद आइए देखते हैं आमाशय स्टमक जिसे बोलते हैं। जठर ग्रंथि, जठर रस निकलता है हल्का पीला रंग का। हाइड्रोक्लोरिकम अम्लीय माध्यम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। श्लेष आमाशय से आंतरिक स्तर के अम्ल से रक्षा करता है। रेनिन एंजाइम केसिनोजेन दूध कैसीन का पाचन करने के लिए ये रस निकलता है। आइए उसके बाद देखते हैं पित्ताशय जिसे गाल ब्लेडर कहते हैं। गाल ब्लेडर आपको पता ही होगा कि बहुत से लोगों को ऑपरेशन करके इसे निकालना पड़ता है, क्योंकि इसमें भी स्टोन बनते हैं बाद में। पित्त का भंडारण, प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिली पित्त का श्रावण ये करता है। वसा का वायसीकरण, मतलब भोजन में जब आप ऑयली सामान हम लोग खाते हैं, जैसे आप तले भुने चीज़ों को, पकौड़ी पूड़ियाँ या फिर ऐसी चीज़ें, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए ये पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, वही डाइजेस्ट करने में सहायक होता है। लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। इसका pH 7.7 होता है, क्षारीय पित्तरस होता है। रंग पीला से हरा के बीच में होता है और बिलीरुबिन की अधिकता से
पीलिया होता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बिलीरुबिन की अधिकता से ही पीलिया रोग होता है। लैंगरहेंस की द्वीपिका, स्लिट्स ऑफ लैंगरहेंस, खोजकर्ता लैंगरहेंस अग्नाशय का एक भाग है। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन एवं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का स्रावण करता है ये। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अग्नाशय, जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथि, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी ग्रंथि, यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों कार्य करती है? तो अग्नाशय। क्षारी अग्नाशयी रस पूर्ण पाचक रस का स्रावण करती है। ट्रिप्सिनोजन, अक्रियाशील ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ना। अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन करना। अग्नाशयी एमाइलेज स्टार्च का पाचन करना। अग्नाशय के जो विभिन्न कार्य हैं। आइए उसके बाद देखते हैं छोटी आंत के बारे में। इसके 3 भाग होते हैं। अग्रणी, जिसे डुओडेनम बोलते हैं, मध्यांत्र जेजुनम बोलते हैं, शेषात्र इलियम बोलते हैं। अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं 6 से 7 मीटर लंबी लगभग, आप देख सकते हैं। कार्य भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण। अंतिम रूप से पाचन और अवशोषण कौन करता है? ये सीधा फैक्ट बनता है क्वेश्चन में। तो ये है हमारा छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। इरेप्सिन, पेप्टोन्स पाचन, अमीनो अम्ल निकलता है। माल्टेज, माल्टोज पाचन, ग्लूकोज को पाचन के लिए बनता है। लैक्टेज, लैक्टोज पाचन, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। और लाइपेज, इमल्सिफाइड वसा पाचन, फैटी एसिड के लिए। और सुक्रेज, सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विखंडन के लिए। आइए आगे देखते हैं। बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लंबाई में अगर देखा जाए तो बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 3 भागों में विभाजित होती है, जिसे एक भाग को सीकम, दूसरे को कोलन और तीसरे को मलाशय बोलते हैं। कार्य जल का अवशोषण, मेन कार्य इसका जल का अवशोषण है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या देखते हैं? अन्य नाम क्रीमी रूप परिशेषिका। परिशेषिका मतलब इसका कोई विशेष कार्य नहीं है शरीर में। यह जो है एक ऐसे ऑर्गन के रूप में है, उपस्थित है, जिसका कोई कार्य न हो। अवशेषी अंग इसे बोलते हैं। वेस्टिजिनल ऑर्गन का एक उदाहरण है ये। बृहदांत्र के सीकम, सीकम से जुड़ा हुआ होता है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लार में जल की मात्रा 99.5% होती है। इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट बनेगा। प्रतिदिन लार का औसतन स्राव होता है तो औसतन 1 से लेकर 1.5 लीटर तक लगभग। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम का नाम है जाइमेज। एंजाइम मूलतः होते हैं जैव उत्प्रेरक प्रोटीन। दूध को पचाने वाला एंजाइम का नाम है रेनिन। ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? आइए उसके आगे देखते हैं विटामिन एवं पोषण के बारे में। जल मुख्य पोषक पदार्थ एवं उनके कार्य कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं विनियमन करते हैं। स्टार्टिंग देखते हैं पहले से। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा उत्पादन, वसा ऊर्जा उत्पादन, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है, विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन। प्रोटीन देखिए शरीर का निर्माण करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो उन्हें मैक्सिमम बोला जाता है कि प्रोटीन आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें, क्योंकि प्रोटीन सेल टिश्यू जिसे आप बोल सकते हैं कोशिकाओं के निर्माण में बहुत सहायक होता है। विटामिन उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का संश्लेषण करता है, न्यूक्लिक अम्ल इसलिए इंपॉर्टेंट है। खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन करता है। जल उपापचयी क्रियाएं करता है। आइए आगे देखते हैं। विटामिन
विटामिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से तो क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। खोजकर्ता कैसिमिर फंक 1911 से 12 में। अन्य नाम सहायक आहार कारक फ्रेडरिक गोलैंड हाप सिंक द्वारा प्रतिपादित। लगभग 20 ज्ञात प्रकार इसके हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील विटामिन को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक, वो बीसी वाली गाली नहीं देते, आप याद रखें बस, उससे याद रहेगा। एनीवे पढ़ने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं मुख्य विटामिन स्रोत व कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए, अन्य नाम रेटिनाल रोग, रतौंधी, जीरोप्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, यकृत, मछली के तेल में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी1 जिसे थाइमिन बोलते हैं। और रोग बेरी वृद्धि रुकना इसी की वजह से। और इसके स्रोत जो हैं अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि में पाया जाता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन रोग किलोसिस। और स्रोत पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, पत्तेदार सब्जियां आदि इंपॉर्टेंट है। इसके जो अन्य नाम हैं, जो इसे साइंटिफिक नाम जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सीधे आते हैं। और रोग किससे होता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी3 अन्य नाम नियासिन निकोटिनिक अम्ल जिसे बोलते हैं, रोग इससे पेलाग्रा होता है। और स्रोत जो है ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध और फलियां आदि है। विटामिन बी5 अन्य नाम पैटोथिनिक अम्ल जिसे बोलते हैं, रोग ये चर्म रोग, सफ़ेद बाल, यही इसी की वजह से होते हैं। तो आजकल की समस्या आप लोग जान गए होंगे, सफ़ेद बाल इसी की वजह से हो रहा है। स्रोत अंडे, दूध, मांस व मूंगफलियाँ। वैसे सिर्फ यही फैक्टर नहीं होते, और बहुत से फैक्टर होते हैं। फिलहाल एक फैक्टर ये भी है, विटामिन बी5 की कमी। विटामिन बी6 अन्य नाम पायरिडॉक्सिन, और रोग इससे क्या है रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये विभिन्न रोग हैं। और स्रोत इसका क्या है दूध, ईस्ट, अनाज एवं मांस। विटामिन बी7 अन्य नाम बायोटिन जिसे बोलते हैं, रोग चर्म रोग, बालों का झड़ना, बालों के झड़ने में ये भी सहायक है। और चर्म रोग। स्रोत मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल आदि। आइए उसके बाद देखते हैं आगे। विटामिन बी9 अन्य नाम फोलिक अम्ल, रोग रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। और फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे आदि। विटामिन बी12 अन्य नाम साइनोकोबालामीन, बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बी सीरीज में बी12 कई बार आ चुका है एग्जाम में, और बराबर आते रहते हैं, याद रखें। साइनोकोबालामीन घातक रक्त क्षीणता इसका रोग है, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। और स्रोत जो है मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र में जीवाणु, इसी की वजह से मिलता है। विटामिन सी अन्य नाम स्कार्बिक एसिड, स्कार्बिक एसिड विटामिन सी काफ़ी भर भर के पूछा जाता है। स्कर्वी रोग इसी की वजह से होता है। और इसके स्रोत आपको पता ही होगा आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर व सब्जियां। विटामिन सी आपको पता ही होगा, ये कोविड-19 महामारी में जम के इसका इस्तेमाल हुआ, खूब भर भर के सबके घर पे। तो विटामिन सी कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। और ये वाटर में घुलनशील होता है, अभी आपको बताया ना मैंने ट्रिक, याद रखिएगा। विटामिन डी अन्य नाम कैल्सीफेरॉल, रोग सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया। स्रोत मक्खन, मछली का तेल, अंडा तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण। विटामिन ई अन्य नाम टोकोफेरॉल इसे बोलते हैं, रोग जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियों की कमजोरी। स्रोत तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में उपस्थित होता है। विटामिन के जिसे नैप्थोकिनोन बोलते हैं। और इस रोग क्या है, इससे चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना, एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है। के से आप याद रखिए कि थक्का नहीं जमा, किसमें
चोट लग गई हमें, खून निकल रहा है, खून निकलता ही रहेगा, थक्का जमेगा ही नहीं। तो ये विटामिन के की कमी से होता है। स्रोत आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा व सोयाबीन खाया करिए अगर ऐसी कोई किसी को समस्या हो तो। आइए उसके बाद आगे देखते हैं। अब दूध देख लेते हैं, दूध में क्या क्या होता है। इसका अन्य नाम पूर्ण आहार है। सफ़ेद रंग कैसीन फास्फोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय का दूध का हल्का पीला रंग जो होता है ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम, अभी हमने देखा रेनिन इंपॉर्टेंट है। दूध का खट्टापन लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल बनाता है। और इसके संगठक जो है लगभग जल जो है 87% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसमें वसा होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो इसमें भर भर के इतने सब मिनरल और पदार्थ होते हैं कि ये शरीर के लिए इसीलिए बहुत लाभदायक होता है। छोटे बच्चों को छोड़ो, बड़े बच्चे भी इससे दूध पीना चाहिए, पीते रहो। अमीनो अम्ल केवल भोजन से प्राप्त अनिवार्य अमीनो अम्ल हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फेनिल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन और थ्रियोनिन, इतने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। आइए आगे देखते हैं। शरीर की कोशिकाओं से भी संश्लेषण अनिवार्य अमीनो अम्ल ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, प्रोलीन, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पैरेजीन, अर्जिनिन और सिस्टीन, ये हुए। अब इसको देखते हैं। ग्लूकोज के बहुलक जो हैं स्टार्च वनस्पति से प्राप्त आयोडीन घोल से क्रिया करते हैं तो नीला और काला रंग बनाते हैं। पादप बीजों में एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होते हैं। सेलुलोज वनस्पति से प्राप्त आयोडीन घोल से अभिक्रिया नहीं कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। आइए अब देखते हैं आगे। वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या है? आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। शरीर में संश्लेषण संभव नहीं, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा, ट्राइग्लिसराइड वसा, जो भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा है। आवश्यक वसीय अम्ल जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो अल्फा लिनोलेनिक एसिड अम्ल हैं। तिलहन, अलसी एवं तीसी में अधिकतम उपस्थिति होती है। उदाहरण ओमेगा 3 वसीय अम्ल। ओमेगा 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। उपयोग रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करता है। और दूसरा जो है लिनोलेइक अम्ल, उदाहरण ओमेगा 6। आगे देखते हैं वसा के प्रकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसे देखते होंगे चिप्स कुरकुरे वगैरह के सभी के पैकेट पे भी अलाउ है। सुप्रीम कोर्ट इसे बोल भी चुका है कि जिससे मिनिमम से मिनिमम जितना कम किया जाए उतना ही ठीक है। WHO का गाइडलाइन भी इस पर कुछ आया है। तो इसमें देख लेते हैं वसा के प्रकार। संतृप्त वसा, इसे जानते सुने तो बहुत से लोग हैं लेकिन ध्यान दीजिए आप, इसमें सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं दिए गए। कम अभिक्रियाशील होते हैं। इकहरा बंद सिंगल बाड होता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। उदाहरण नारियल का तेल, इंपॉर्टेंट है देख लें। असंतृप्त वसा, अधिक अभिक्रियाशील, कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा बंध डबल बॉन्डेड होता है। अपघटन की तीव्र दर होती है। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। मछली का तेल इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये याद रखें। संतृप्त वसा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि असंतृप्त वसा ये शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रांस वसा, ट्रांस फैट जिसे बार बार बोलते हैं, खराब LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में ये वृद्धि कर देता है। हृदय वाहिका को क्षति पहुंचाता है। उदाहरण पशुजनित वसा व हाइड्रोजनित तेल। उसके बाद आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बना कार्बनिक पदार्थ है। ये प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा भंडारण की तरह काम करना, इसके प्रमुख कार्य हैं। अब आइए देखते हैं प्रोटीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेहत के लिए आपको पता होगा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। नामकरण जे मूल्डर और खोजकर्ता जे बर्जेलियस है। निर्माण की बेसिक इकाई इसे ही बोलते हैं। सीधा फैक्ट क्वेश्चन बनेगा। अमीनो अम्ल शरीर का लगभग 16% भाग प्रोटीन निर्मित करता है। 16% पूरे शरीर का। कार्य ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत के लिए है। कोशिका जीव द्रव्य एवं ऊतक निर्माण, प्रोटीन को विकृत करते हैं। एक्स-रे भारी धातु लवण व उष्मा, कमी से होने वाले लोग, इसकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो क्या हैं? क्वार्सियोकर्स और मेरेस्मस जिसे बोलते हैं। कितना कठिन कठिन नाम दिए रहते हैं। एग्जामिनर तो बस फैक्ट बनाते रहेंगे, उनको ये नहीं समझ में आता है बच्चे याद कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए, क्या करेंगे। प्रोटीन के प्रकार प्रोटीन कितने प्रकार के हैं? सरल प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से निर्मित, उदाहरण एल्ब्यूमिन, हिस्टोन। और व्युत्पन्न प्रोटीन जो है प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से निर्मित, उदाहरण पेप्टोन, पेप्टाइड। और संयुग्मी प्रोटीन अमीनो अम्लों के साथ अन्य समूह से भी जुड़े हुए, उदाहरण क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, लगभग सही सभी मुझे दिख रहे हैं। जो दूध को दही से बनाने वाले जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। बहुत बार आ चुका है, मुझे तो लगता है कोई परीक्षा नहीं छुटी होगी जिसमें नहीं आया होगा। कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाने वाले तत्व हैं क्रमशः 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। प्रोटीन का संयोजन इकाई होता है। कौन होता है? अमीनो अम्ल। सींग, बाल, नाखून, खुर व त्वचा में उपस्थित प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरोटीन। किसमें किसमें? सींग, बाल, नाखून, खुर, मतलब जो डेड हो जाते हैं हम लोगों के डेड स्किन, या जिसे बोल सकते हैं कि अवशेषी अंग के रूप में होते हैं जिसमें रक्त संचार नहीं होता, वो क्या होते हैं? अल्फा कैरोटीन होते हैं। मस्तिष्क में एड्रिनलिन व डोपामाइन आदि न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करने वाला प्रोटीन है टायरोसिन। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन है पोषण के साथ औषधि गुण वाले खाद्य। पालिश किए हुए चावल के उपयोग से होने वाला रोग, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। बेरी बेरी रोग किससे होता है? पालिश किए हुए चावल खाने से। मिर्च में पाया जाने वाला विटामिन, विटामिन सी। तभी तो हम लोग सी करते हैं, तीखा लगता है। कोई बात नहीं, याद करने के लिए कुछ भी हो चलेगा। विटामिन ए मानव शरीर में संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। इंपॉर्टेंट है फैक्ट। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आम। भर भर के आम खाओ, ए मिलेगा। स्वप्नों को याद रखने में सहायक विटामिन का नाम है B6। कौन सा? विटामिन B6 सपनों को याद रखता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित गेहूं का तेल। वह विटामिन जिसे हार्मोन भी कहा जाता है का नाम है विटामिन डी, जो धूप में मिलता है, लेकिन दोपहर में मत, सुबह सुबह लिया करिए। जीवधारियों के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिशन एलिमेंट्स है। कौन कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, मैक्रो और माइक्रो दो होते हैं। मैक्रो है ये, विशेष याद रखें सभी। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन और सल्फर। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने। ये फैक्ट जो दिए गए हैं लगभग सभी एग्जाम में आए हैं। फास्फोरस इसके स्रोत क्या क्या हैं? दूध, पनीर, कलेजी, जई, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। और कार्य क्या है? हड्डियों व दांतों को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर में तरल पदार्थों के मध्य संरचनात्मक संतुलन बनाना इसका मुख्य कार्य है। आयोडीन, जिसे आप जानते हैं आयोडीन युक्त नमक। स्रोत आयोडीन नमक समुद्री खरपतवार में पाया जाता है और मछली आदि में। कार्य जो है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण हेतु आवश्यक।
ये इसका कार्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में सीधा बन सकता है। आगे देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के स्रोत क्या हैं? कद्दू के बीज, बादाम, पालक आदि। कार्य तंत्रिका एवं पेशीय तंत्र की क्रिया हेतु आवश्यक है और कैंसर से बचाव हेतु आवश्यक। कौन? मैग्नीशियम। तांबा। तांबा देखते हैं स्रोत मछलियाँ, यकृत एवं अनाज आदि में पाया जाता है। कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का संश्लेषण करता है, अस्थि निर्माण करता है, इलेक्ट्रॉन संवाहक है। आगे देखते हैं जस्ता। जस्ता का स्रोत मछली, यकृत आदि। कार्य इंसुलिन कारिकी हेतु आवश्यक है यह। उसके बाद कोबाल्ट देखते हैं, इसका स्रोत मांस, मछली, जल आदि में। कार्य आरबीसी संश्लेषण, विटामिन बी12 का संश्लेषण करता है। आगे आगे देखते हैं प्रमुख खनिज व उनके कार्य। पोटेशियम। पोटेशियम का मुख्य स्रोत केला, खजूर, बीन्स, ब्रोकली आदि है। कार्य पेशी संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य का संतुलन। सोडियम। सोडियम का जो स्रोत है साधारण नमक, मछली, अंडे आदि है। कार्य क्या है? पेशीय संकुचन और शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन, तंत्रिका आवेग का संचरण करता है। उसके बाद फिर कैल्शियम देखते हैं। कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध, पनीर, अंडा, मछली, साबुत अन्न, रागी आदि। कार्य क्या है? हड्डियों व दांतों को मजबूती और रुधिर स्पंदन में सहायक होता है। पेशीय संकुचन इसके मुख्य कार्य हैं। लौह। अब आयरन के बारे में देख लेते हैं। स्रोत कलेजी, गुर्दा, सेब, पालक व हरी सब्जियां। अब ये पालक के बारे में अभी जो जल्द में परीक्षा हुई सी-टेट का, उसमें क्वेश्चन आया था पालक मुख्य स्रोत किसका है। लौह का मुख्य स्रोत क्या है? तो पालक। तो ऐसे ऐसे बहुत से परीक्षाओं में ये इंपॉर्टेंट बना है। अंडे का पीला भाग आदि। कार्य आरबीसी में हीमोग्लोबिन का निर्माण, ऊतकों में ऑक्सीकरण। आगे देखते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कैसे काम करता है और इसकी परिभाषा क्या है? आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे सभी अंग जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है वही श्वसन तंत्र कहलाते हैं। क्रियाएं सांस लेना ब्रीदिंग और श्वसन रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं फेफड़े। फेफड़े का पूरा कार्य देखते हैं और कैसे इसकी अवस्थिति क्या है। बायां फेफड़ा छोटा मगर अधिक लंबा होता है। कौन बड़ा होता है? हमेशा बायां फेफड़ा। ये छोटा होता है लेकिन ये अधिक लंबा होता है। लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक एल्वोली इसमें होते हैं। गैसों का आदान प्रदान फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है। दायां फेफड़ा अधिक बड़ा एवं चौड़ा होता है। फुफ्फुसावरण या फ्लूरक मेम्ब्रेन द्वारा सुरक्षित होता है। यह आगे देखते हैं सांस लेने व श्वसन में अंतर क्या है। सांस लेने में और श्वसन जैव भौतिकी प्रक्रिया, बायोफिजिकल क्रिया है क्या? सांस लेना। और श्वसन क्या है? जैव रासायनिक क्रिया है। सांस लेना दो चरण अंतः श्वसन एवं उच्छ्वास होता है। अंतः श्वसन और उच्छ्वास दो चरण होते हैं। इसमें मुख्य चरण ग्लाइकोलिसिस होता है और क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र होता है। और सांस लेने में ऐच्छिक एवं अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि श्वसन क्या है? अनैच्छिक प्रक्रिया है। ऐच्छिक अनैच्छिक मतलब हम जब चाहें तब उस सांस ले सकते हैं। अनैच्छिक या तो हम उसे रोक भी नहीं सकते, वो अपने आप भी चलती रहती है, अनैच्छिक हुआ। और ये अपने आप ही होती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऊर्जा के उत्पादन का अभाव होता है इसमें, और इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। आइए आगे देखते हैं श्वसन क्रिया में भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो ग्लूकोज 6 कार्बन अणु होते हैं कोशिका द्रव्य में। पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति और ईस्ट में एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु बनाते हैं। और ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक एसिड बनाते हैं प्लस ऊर्जा मुक्त करते हैं। 3 कार्बन अणु होते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में है तो ये Ca2 बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, श्वसन के बारे में देखते हैं। इसे अपचयी क्रिया, कैटाबोलिक प्रोसेस बोलते हैं। शरीर के भार में कमी, साइंस के एग्जाम में हाई स्कूल या इंटर में काफ़ी जम के अपचयी उपचयी क्रियाएं के बारे में प्रश्न खूब पूछते हैं, तो ऐसे ही आज की परीक्षाओं में भी ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। शरीर के भार में कमी लाता है। श्वसनीय पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन। श्वसन का क्रम, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा और अंत में प्रोटीन का श्वसन। नियंत्रण, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये एग्जाम में आएगा तो बार बार सब यही सोचेंगे कि श्वसन को ब्रेन से श्वसन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब सांस लेना क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रेन से होता है, लेकिन होता है, वो वहीं से कंट्रोल होता है। आप नहीं चाहेंगे तब भी वो करता है, ये ब्रेन का कार्य है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। क्रेब्स चक्र के बारे में देख लेते हैं। सर्वप्रथम वर्णन हेंस क्रेब द्वारा किया गया, अन्य नाम साइट्रिक अम्ल चक्र है, और इसका दूसरा जो नाम है ट्राइकोबोर्सिलिक चक्र भी कहते हैं। अच्छा नाम तो क्रेब्स चक्र ही है। अवस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया, कार्य एटीपी का उत्पादन और ऊर्जा का उत्पादन क्रेब्स चक्र में होता है। आइए आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त प्रवाह, रक्त प्रवाह कैसे होता है? शरीर के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। उच्च एवं निम्न महाशिरा, अलिंद, दाहिना अलिंद और बायां निलय। दाहिना निलय और बायां अलिंद ये हमारे हार्ट के जो पार्ट हैं। त्रिवनली कपाट और मिंट्रल वाल्व के द्वारा। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में पहुंचता है। फुफ्फुस धमनी से फिर वो जब रिटर्न आता है तो फुफ्फुस शिरा में आता है। तो इसको चढ़ने या उतरने का सीधा क्रम आप देख लें। निम्न, देखिए उच्च एवं निम्न महाशिरा, ये सीधा जाता कहाँ से? दाहिना निलय में। दाहिने निलय के बाद फिर ये आता है दाहिने अलिंद में, और उसके बाद फिर ऊपर जाता है ये फुफ्फुसीय धमनी में, जिसे पल्मोनरी आर्टेरी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जाता है फुफ्फुसीय शिरा में, और उसके बाद फिर नीचे आता है बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर बाएं निलय में आता है। फिर ये नीचे आता है महाधमनी के द्वारा ये नीचे आता है। ये रहे इसके मतलब इसकी साइकिल ब्लड की। आइए अब आगे देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस, खोजकर्ता एम्बडेन मेयरहाफ पार्सन द्वारा, अन्य नाम ईएमपी पथ, शर्करा किण्वन, अनाक्सी श्वसन। कार्य ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। श्वसन की प्रक्रिया के भाग, बाह्य श्वसन, निःश्वसन एवं उच्च श्वसन। फेफड़ों में गैसीय विनिमय, दाब में अंतर के कारण O2 व CO2 का विनिमय करता है। गैसों का परिवहन, O2 एवं CO2 का फेफड़ों से कोशिका एवं वापस कोशिकाओं से फेफड़ों के बीच परिवहन। O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। किसका? ऑक्सीजन का। CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा लगभग 10 से 20%, प्लाज्मा में घुलकर लगभग 70%, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 70%। ये गैसों का परिवहन होता है। परिवहन मतलब गैसों का घूमना। आंतरिक श्वसन, ऊतक द्रव्य एवं रुधिर के मध्य गैसीय विनियमन। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के बारे में देख लेते हैं, जो हमारे सेल श्वसन करते हैं। ग्लूकोज का कोशिकाओं में ऑक्सीकरण दो प्रकार से, अनाक्सी श्वसन जिसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ग्लूकोज जीवाणु और एथाइल एल्कोहल ईस्ट के प्रेजेंट में
अंत में पायरुविक अम्ल में। और वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस O2 CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा विमुक्त होता है। इसके दो भाग ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र हैं। आइए आगे देखते हैं। त्रिवलनी कपाट ट्राइकुस्पिड वैल्यू अवस्थिति दाएं अलिंद एवं बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र खोजकर्ता विलियम हार्वे हैं और कार्य शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय रुधिर वाहिनियाँ मानव हृदय 4 कक्ष होते हैं। अब आइए हार्ट के बारे में देख लेते हैं। 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। वजन लगभग 250 से 300 ग्राम। सामान्यतः 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। अवस्थिति छाती के मध्य थोड़ा बाईं ओर लेफ्ट साइड में पाया जाता है। हृदय आवरण पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। पेरिकार्डियम द्रव्य बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? पेरिकार्डियम द्रव्य। और इसका कार्य क्या है? पंप की तरह शरीर के अंगों में रक्त पहुंचाना। मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों में रक्त पहुंचाना। ये लब वब के चक्कर में नहीं पड़ता, इसका मेन कार्य यही है। और उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। बहुत लोगों का टूट भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो टूटता उठता नहीं है, वो सही है। द्विलनी कपाट बाइकुस्पिड वैल्यू अवस्थिति बायां अलिंद एवं बाएं नीले के मध्य में पाया जाता है। रुधिर वाहिनियां शिराएं जिसे बोलते हैं, सामान्य नीला रंग इनका होता है। वाल्वों की उपस्थिति, पतली दीवारें, अधिक चौड़ी। और कार्य क्या है? शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाना इनका मुख्य कार्य है। अशुद्ध रक्त का वाहन अपवाद फुफ्फुसीय शिरा में होता है। फेफड़ों से हृदय के बीच में बायां अलिंद को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करना इसका मुख्य कार्य है। अब धमनियाँ देख लेते हैं। वाल्व अनुपस्थित होता है, मोटी दीवारें होती हैं, सकरी होती है। इसका कार्य क्या है? हृदय से शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाना धमनियों का काम है। अपवाद फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टेरी। अपवाद का मतलब क्या हुआ? ये वो कार्य नहीं करता। दाहिने नीले से फेफड़ों को अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करता है, यही इसका अपवाद था। मानव रुधिर के घटक, अब ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, यहाँ से आप ध्यान दें। मानव रुधिर में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं? मानव रुधिर प्लाज्मा 55%, और रुधिराणु जिसे ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं, ये 45% है। जल इसमें 91% होता है। कार्बनिक पदार्थ है और अकार्बनिक पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं। और जबकि रुधिराणु में प्लेटलेट्स होते हैं और लाल रुधिर कण जिसे आरबीसी भी बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रुधिर कण बोलते हैं, ये भी होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में डिवाइड है, कणिकामय श्वेत रुधिर और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। इसमें क्या होता है? कणिकामय श्वेत रुधिर में इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जबकि कणिका विहीन श्वेत रुधिर में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। रक्त रुधिर, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रुधिराणु, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इन्हीं से मिलकर बना होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 1 लीटर कम रक्त होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। 2 भाग प्लाज्मा और रुधिराणु अभी हम लोगों ने देखा। तरल संयोजी ऊतक, इसका पीएच मान इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7.4 क्षारीय विलयन है। वयस्क मनुष्य में मात्रा इसकी कितनी है? लगभग 5 से 6 लीटर तक। रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु जिसे व्हाइट ब्लड कार्पस्कल बोलते हैं, अन्य नाम सैनिक या वीर सिपाही, किसको? डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। कार्य क्या है? रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करना।
रोगों के प्रति प्रतिरक्षा मतलब शरीर को मजबूत करना, लड़ने में सहायक होना। प्रकार का है मोनोसाइट सबसे बड़ा, लिम्फोसाइट और बैसोफिल सबसे कम होता है, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक, इयोसिनोफिल ये होता है। रक्त में मात्रा इनकी कितनी होती है? लगभग 5,000 से लेके 11,000 प्रति घन मिलीमीटर। हम लोग जांच नहीं कराते हैं, जब कोई रोग होता है तो डॉक्टर सीधा रेफर करते हैं कि आप ब्लड का पूरा सीबीसी करवा के आइए, तो उसी में इनका पता चलता है। तो इनका जो स्केल है वो कितना है? 5,000 से लेके 11,000 के बीच में। अधिकता से रक्त कैंसर, अगर ये बढ़ रहे हैं तो रक्त कैंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाएं, आइए अब देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कुल रुधिर का 40% व कुल रुधिर का 90%, 40 से लेकर 90% के बीच में होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है। हीमोग्लोबिन जो इसमें रहता है वो क्या काम करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। हिम नामक लाल पदार्थ उपस्थित होता है रक्त में, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में मात्रा इसका लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, इयोसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और कणिका विहीन में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। निर्माण प्लीहा, इसका निर्माण कहाँ होता है? विशेष ध्यान दें, प्लीहा लसिका ग्रंथि, अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि में। आइए अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जो बहुत कम हो रहे थे, दबा दबा के सबके कम हो रहे थे। खूब कीवी सब लोगों ने खाया कोविड-19 के महामारी के रूप में, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कार्य, रक्त का थक्का बनाना मुख्य कार्य प्लेटलेट्स का। रक्त में मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, कितना? 1.5 लाख से लगभग 5 लाख के बीच में। उसके बाद लाल रक्त कणिकाएं केवल कशेरुकियों के रक्त में उपस्थित तिल्ली एवं प्लीहा द्वारा। कहाँ निर्माण होता है इनका? आप देख सकते हैं उपस्थित। पुरानी रक्त कणिकाओं का नाश कहाँ होता है? प्लीहा में। ये कई बार प्रश्न बन चुका है। अस्थि मज्जा बोन मैरो में विकास होता है इनका। जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। किसका? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का। आइए अब देखते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ये क्या काम करता है? रक्त दाब चेक करता है। जो डॉक्टर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। कार्य, रक्तदाब मापन का इसका कार्य है। सामान्यतः रक्तचाप प्रकुंचन दाब कितना होता है? 115 से 120 mmHg। कई बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया गया, किस में आता है? तो mmHg। प्रसारण दाब 75 से 80 mmHg। तो इसको जो मेन रूप में अगर कहें तो 120 से 80 के बीच में होता है। आगे चलें। रक्त समूह ब्लड ग्रुप विभिन्नता का कारण लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन और एंटीजन B1 और एंटीजन A दो उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडी B और एंटीबॉडी A ये दोनों उपस्थित होते हैं। खोजकर्ता चारों रक्त समूह A, B, O और AB कार्ल लैंडस्टीनर 1900 ईस्वी में इन्होंने खोजा था। किसको? ब्लड ग्रुप को। RH फैक्टर लैंडस्टीनर एवं वीनर रीसस बंदर के रक्त से खोजा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, यहाँ से सब आए हैं परीक्षाओं में। आइए अब देखते हैं रक्त समूह के बारे में, जो इसका इंडेक्स है। रक्त समूह A, रक्त समूह B, O और AB। प्लाज्मा में उपस्थित एंटीबॉडी ए में कौन सी एंटीबॉडी होती है? बी होता है। और रक्त समूह बी में एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है प्लाज्मा में। और रक्त समूह ओ के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों उपस्थित होते हैं। रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता, ये अनुपस्थित होता है। और आरबीसी में उपस्थित एंटीजन, तो रक्त समूह ए में एंटीजन ए ही होगा।
और बी में एंटीजन बी होगा और ओ में एंटीजन होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है। और उसके बाद रक्त समूह ए बी में एंटीजन ए और बी होता है, इसी वजह से वो सर्वदाता बोला जाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन उपस्थित ही नहीं होता। ये चाहे जिसको दे दो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। अब आइए देखते हैं माता पिता के रुधिर वर्ग और संतानों के रुधिर वर्ग कैसे उत्पन्न होते हैं, संभव और असंभव। अगर माता पिता ओ के हैं तो संभव है ओ होगा पुत्र, असंभव है ए बी और ए बी होगा, तो पुत्र ए बी या ए बी कभी नहीं हो सकता, ओ ही होगा। माता पिता अगर ओ और ए हैं या ए और ए हैं, अर्थात इसको समझ लें कि जैसे माता ओ हैं और पिता ए हैं, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, या फिर दोनों लोगों का ए ही है, तो हमेशा ओ बनेगा। संभव है पुत्र जो होगा उसमें हमेशा या तो ओ रक्त समूह होगा या तो ए होगा, बी वाले रक्त समूह नहीं होंगे। और ऐसे ही अगर माता पिता ओ या बी में है और बी में है तो ये बी वाला रक्त समूह होगा, ए नहीं आएगा कहीं पे भी। और माता और पिता अगर ए और बी मतलब चेंज हो रहा है, एक लोगों का ए एक लोगों का बी हो रहा है, तो इसमें चार के चारों का ऑप्शन बनता है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। और अगर माता पिता का ओ और ए बी है तो इसमें दो ही ऑप्शन बनेंगे, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। असंभव है ओ तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ए बी जहां लगा है वहां ओ नहीं बनेगा और ए बी भी नहीं बनेगा। ऐसे ही ए है, अगर माता का ए है और पिता का ए बी, और फिर जो है माता का बी है और पिता का ए बी, या फिर दोनों लोगों का ए बी है, तो ए बी बनेगा, ओ असंभव है, कभी नहीं बनेगा। इसको देखने के लिए आप एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं अनुकूलता संबंध आरबीसी कंपेटिबिलिटी रिलेशन, इसमें क्या है, आरबीसी का जो है ओ जो है सर्वदाता इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, और सर्वग्राही किसे बोलते हैं, ए बी को। ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। आप देख सकते हैं ए बी ब्लड ग्रुप वाले सबसे ज़्यादा फायदे में रहते हैं, इनको बी से भी मिल जाएगा, ए से भी मिल जाएगा, ओ से भी मिल जाएगा, सबसे मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं, प्राप्तकर्ता रक्त समूह और रक्तदाता समूह, ए वाले ए को दे सकते हैं, हाँ, बी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ए बी को दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, ओ को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। बी वाले रक्तदाता, बी वाले किसको दे सकते हैं, ए को दे सकते हैं, नहीं देंगे, सिर्फ बी को देंगे, ए बी को देंगे, तो ये दो लोगों को देंगे, किसको किसको देंगे, बी को देंगे और ए बी को देंगे। और ए बी वाले क्या है, ए बी वाले न तो ए को देंगे, न तो बी को देंगे, न तो ओ को देंगे, ये सिर्फ ए बी को ही देंगे। ओ वाले देखिए ये सबको देंगे, लेंगे किससे, सिर्फ लेंगे अपने ओ से। आइए और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, रक्त समूह एक आनुवंशिक लक्षण है, यह बताता है बर्नस्टीन 1924 ने, यह बताया किसने था, बर्नस्टीन 1924 ने। प्रतिजन एंटीजन जिस रूप में होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, एंटीबॉडी जिस रूप में होता है प्रोटीन के रूप में। श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है, व्यास मतलब उनकी जो मतलब साइज होता है, साइज कितना है, लगभग 7 माइक्रोमीटर। और रुधिर प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है लिम्फोसाइट्स, और रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के रूप में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है थ्राम्बिन। आइए अब देखते हैं, रक्त में शर्करा ब्लड ग्लूकोज, मापन हेतु उपकरण ग्लूकोमीटर द्वारा नापा जाता है। सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इकाई मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन,
इंसुलिन नियमन हेतु उत्तरदायी हार्मोन मतलब इंसुलिन ही इसे कंट्रोल करता है कि कितना ब्लड शुगर की मात्रा होगी ब्लड में। रोग अधिकता की वजह से मधुमेह होता है, डायबिटीज, और कमी की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भ्रूण अवस्था में हृदय की धड़कनें 1 मिनट में लगभग 150 बार धड़कती हैं। इम्पॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट, क्योंकि सामान्य जीवन में 72 बार धड़कते हैं, लेकिन भ्रूण में 150 बार। हृदय की धड़कनों का नियमन करता है साइनो आरिकुलर नोड द्वारा। साइनो आरिकुलर नोड होता है दाहिने आलिंद की दीवारों पर। हृदय की दर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं थायरॉक्सिन एवं एड्रेनलिन। नोट: अम्लीयता से हृदय गति बढ़ती है व क्षारीयता से कमी होती है। आइए अब आगे देख लेते हैं। उत्सर्जन तंत्र, परिभाषा इसका क्या है? जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों के द्वारा बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। उत्सर्जी पदार्थ इसमें क्या क्या होते हैं? मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया आदि। प्रमुख अंग क्या है? वृक्क, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग। सहायक अंग कौन है? यकृत, त्वचा तथा फेफड़े। अब आगे देखते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका, लिम्फ, अंतराकोशिकी एक्स्ट्रा सेलुलर कोशिका अवकाशों में पाया जाने वाला पीला द्रव्य है। संचरण दिशा ऊतकों से हृदय की ओर। संगठन ऑक्सीजन, लिम्फोसाइट्स, वसा आदि लिम्फोसाइट्स का निर्माण केंद्र। कार्य इसका क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, लिम्फ नोड द्वारा धूल के कण, कैंसर कोशिकाएं एवं जीवाणु, विषाणु आदि को छानकर अलग करना। घाव भरने में सहायता, ऊतकों टिश्यू से पदार्थों में शिराओं में परिसंचरण में सहायक होता है। वृक्क, आइए किडनी के बारे में देख लेते हैं। संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन। संख्या 2 वृक्क, एक जोड़ी होता है। 2 भाग, बाहरी भाग कार्टेक्स का होता है, भीतरी भाग मेडुला का होता है। डायलिसिस, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। कौन करता है? किडनी करता है। तो जिसकी किडनी फेल होती है, आप देखते हैं बार बार वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस मतलब क्या है? रक्त का शुद्धिकरण करना। कार्य: रुधिर को छानना एवं अनावश्यक पदार्थों को हटाना। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण। रक्त के परासरणीय दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर एवं रक्त की मात्रा का नियमन और मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। आइए आगे देखते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? वृक्क, किडनी की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक फंक्शनल इकाई है। क्या? नेफ्रॉन। संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होती है। और बैमेन संपुट नेफ्रॉन में स्थित छोटी एवं प्यालीनुमा संरचना होती है। कार्य: रक्त का शोधन इसका मुख्य कार्य है। मानव मूत्र, यूरिन देख लेते हैं। यूरिन में संगठन क्या क्या होते हैं? जल लगभग 95%, यूरिया 2.6%, लवण 2%, क्रिएटिनिन 0.3%, यूरिक अम्ल, सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है। मात्रा लगभग 1.5 लीटर प्रतिदिन। पीएच मान 6, हल्का अम्लीय औसत। निर्माण प्रक्रिया: यकृत में यूरिया निर्माण होता है, जो वृक्क अर्थात किडनी के द्वारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा यूरिन मूत्र के रूप में निर्मित होता है और बाहर निकल जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। विभिन्न जंतु एवं उनकी उत्सर्जन प्रक्रिया कौन कौन सी है? एक कोश की जीव विसरण द्वारा करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न बने हैं कई बार। सिलेट्रेट्स सीधे कोशिकाओं से, चपटे कृमि ज्वाला फ्लेम कोशिका से, एनेलिडा संघ वृक्क
वृक्क के द्वारा, कशेरुकी और वृक्क के द्वारा होता है। उत्सर्जन में सहायक अन्य अंग कौन कौन से हैं? यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं। लीवर यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस करता है। शरीर से अल्कोहल एवं अन्य हानिकारक तत्वों का निराविशन करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फेफड़े, लंग्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, ये बाहर निकालते हैं। त्वचा, स्किन के बारे में देख लेते हैं। अनावश्यक लवणों एवं यूरिया आदि को पसीने के माध्यम से बाहर निकालने का इनका कार्य है। अब आइए देखते हैं तंत्रिका तंत्र, नेक्स्ट चैप्टर। कार्य, शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। इकाई, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। सूचना, संदेश विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में प्रसारित करते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग, 3 भाग होते हैं इसमें। पहला, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। कपाल एवं मेरुरज्ज तंत्रिकाएं भी कहते हैं। दूसरा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क और मेरुरज्ज, स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये 3 प्रकार के होते हैं। आइए नीचे देते हैं, मस्तिष्क के बारे में देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वजन लगभग 1400 ग्राम। कार्य, सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन आदि इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। अस्थियों के खोल क्रेनियम द्वारा सुरक्षित होते हैं। जो ऊपरी आवरण है वो क्रेनियम का बना होता है। मुख्यतः 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आगे के, मध्य के और पीछे के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क जो फ्रंट ब्रेन होता है उसे देख लेते हैं। सेरिब्रम और डाइएन्सिफेलान, जो डाइएन्सिफेलान है ये क्या है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 भागों में डिवाइड होता है। मध्य मस्तिष्क जो मिडिल भाग होता है उसे देखते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल मेड्यूक। और पश्चिम मस्तिष्क जो होता है हाइंड ब्रेन जिसे बोलते हैं, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके भाग होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं मस्तिष्क ब्रेन। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, हार्मोन्स का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। प्यार देखिए यहीं है, वो हृदय में नहीं है, इसलिए यहीं ब्रेन से होता है सब कुछ। और किसी और को पप्पू मत बनाइएगा। सेरिब्रम, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, चिंतन, विश्लेषण एवं समन्वय, स्मरण क्षमता और बुद्धिमत्ता, ये सेरिब्रम में है। मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका क्या कार्य है? श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जो हो रहा है, खांसने एवं छींकने आदि का नियमन कौन करता है? मेडुला करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम का कार्य क्या है? शरीर का संतुलन बनाना, ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखना। नेक्स्ट देखते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये देखने एवं सुनने की क्षमता। थैलेमस, ठंडा, गर्म तथा दर्द आदि को पहचानना, किसका काम है? थैलेमस। आइए आगे देखते हैं स्पाइनल कार्ड, सुषुम्ना, मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं। कार्य, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन, शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ये उसके 2 मुख्य कार्य हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं अनुबंध और अनुबंधित,
ये दो इसके प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। खोजकर्ता मार्शल हॉल, उदाहरण कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना। जैसे किसी कील पे या कांटे पे पैर पड़ता है, तुरंत पीछे खींच लेना। ये तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ये सीधा ब्रेन में सूचना पहुंचाता है और दर्द और चोट जैसी अनुभूति के बारे में जागरूकता देता है, जिससे अलर्ट हो जाती है शरीर। नार एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य है, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन है तंत्रिका ऊतक की इकाई। तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं एक्सांस एवं डेट्रांस के बीच संपर्क हेतु युग्मानुबंध या सिनेप्सिस होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कपाल तंत्रिका जिसे बोलते हैं, मस्तिष्क की जुड़ी हुई तंत्रिकाएं होती है, संख्या 12 जोड़ी होती है। कार्य पहली, दूसरी एवं 8वीं जोड़ी संवेदी होती है। शेष मिश्रित यानी संवेगी तथा चालक मोटर होती है। आइए अब देखते हैं मेरुरज तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्वस मेरुरज से जुड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, इसकी संख्या 31 जोड़ी होती है। कार्य हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा, इच्छा, ज्ञानेंद्रियों आदि को मेरुरज से जोड़ना इनका मुख्य कार्य है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जिसे बोलते हैं। कार्य स्वेद ग्रंथियों से स्राव, आँखों की पुतलियाँ फैलाना, हृदय स्पंदन को तेज करना, रक्त में शर्करा बढ़ाना, लार ग्रंथियों का स्राव कम करना, बाल खड़े होना आदि। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध की अनुभूति इसी की वजह से होता है। बाल खड़े होना अर्थात सर के बाल नहीं खड़े होना, वो तो करंट लगने पे होता है। बाल खड़े होना मतलब हाथ के और पैर के जो रोम खड़े नहीं होते, किसी देख को भयभीत होना। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, इसके कार्य आंखों की पुतलियां सिकोड़ना, लार के स्राव को बढ़ाना, मूत्राशय की पेशियों में संकुचन, आंतरिक भित्ति में संकुचन, पाचन रसों में वृद्धि। इसके सामूहिक प्रभाव से आराम एवं सूखा की अनुभूति होती है। आगे देखते हैं अंतरस्रावी तंत्र। अंतरस्रावी इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियां ग्लैंड्स, परिभाषा ऐसी कोशिकाएं ऊतक या अंग जो पदार्थों का संश्लेषण कर उन्हें स्रावित करते हैं। कार्य शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों का श्रावण करना। प्रकार बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? नलिका युक्त ग्रंथि। एंजाइम का स्राव, उदाहरण स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? स्वेद ग्रंथि, लार ग्रंथि। मतलब स्वेद मतलब हमारा हुआ पसीना, और लार ग्रंथि जो आप लोग जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन ग्रंथि होती है, हार्मोन का श्रावण करती है। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड किसे बोलते हैं, जो बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक एवं कोशिकाएं। उदाहरण अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, अन्य नाम मास्टर ग्रंथि इसे ही बोलते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई नियंत्रण कार्य। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि का मास्टर। वजन लगभग 0.5 से लेके 1.0 ग्राम तक, 1 ग्राम तक होता है। व्यास 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक। अवस्थिति कपाल की स्फेनाइड हड्डी में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन TSH हार्मोन, कौन सा? थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। कार्य का है थायराइड ग्रंथि को थायरिक्सिन हार्मोन के श्रावण के लिए प्रेरित करना। दूसरा क्या है? ACTH हार्मोन, एड्रेनो कार्टिकार्टोफिक हार्मोन्स, अजीब अजीब नाम है। एड्रिनल कार्टेक्स से होने वाले स्राव का नियंत्रण। कार्टिसोल हार्मोन के स्राव का नियमन। ACTH ही ठीक है, फुल फॉर्म इसका ठीक नहीं है। सोमेटो
ट्रापिन हार्मोन, अन्य नाम वृद्धि हार्मोन। कार्य शरीर की वृद्धि का नियंत्रण, अधिकता से भीमकायता और कमी से बौनापन, मतलब भीमकायता मतलब बड़ा होना, हष्ट पुष्ट बहुत ज़्यादा हो जाना। LTH ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन्स, अन्य नाम दुग्ध जनन हार्मोन्स। कार्य शिशु हेतु स्तनों से दुग्ध का स्रावण करना। ADH एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन्स, हार्मोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आ रहे हैं। अर्जीनियन विसोप्रेसिन मूत्ररोधी हार्मोन, संश्लेषण हाइपोथैलेमस में, संग्रहण पीयूष ग्रंथि में। कार्य शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। GTH गोनैडोट्रोफिक हार्मोन्स। FSH फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, वृषण में शुक्राणु जनन में सहायक, अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद, मासिक धर्म का नियंत्रण। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैंगिक लक्षणों का विकास करना। आइए आगे देखते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। अवस्थिति, मनुष्य के गले में दोनों लैरिक्सों के नीचे उपस्थित होता है। संबंधित हार्मोन जो है थायरॉक्सिन T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, आयोडीन की अधिक मात्रा से। थायरॉक्सिन हार्मोन संरचना आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है। कार्य उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि हेतु उत्प्रेरक, जनन अंगों के कार्यों का नियमन, जल संतुलन का नियंत्रण। संबंधित रोग, अधिकता से होने वाले जो रोग हैं, नेत्रोत्सेधी गलगंड, अन्य नाम ग्रेव्स डिजीज। लक्षण आंख फूलकर नेत्र कोटन से बाहर आ जाना। प्लूमर का रोग, वजन में कमी, थायराइड ग्रंथि का फूलना, हाथ पैर कांपना आदि। कमी से होने वाले रोग, जड़ मानवता, बच्चों को होने वाला रोग। मैक्सीडिमा, वयस्कों का उपापचयी संबंधी रोग। घेघा, अन्य नाम गलगंड। लक्षण थायराइड ग्रंथि के आकार में अत्यंत वृद्धि और हाशिमोटो का रोग, शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र द्वारा थायराइड ग्रंथि पर हमला। पैराथायराइड ग्रंथि अवस्थिति, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे भ्रूण में एंडोडर्म से व्युत्पन्न हो जाता है। संबंधी हार्मोन पैराथायराइड हार्मोन, अन्य नाम पैराथार्मोन, पैराथायरीन, रुधिर में कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित। कार्य कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखना, इसका मुख्य कार्य है। कैल्सीटोनिन, कार्य कैल्शियम की रुधिर में अधिकता होने पर स्रावित होता है। एडिनलिन ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि बायां वृक्क, मेडुला और कार्टेक्स। एड्रेनलिन कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? विकृति से होने वाला रोग, एडिसन रोग। कौन सा रोग? एडिसन। कार्टेक्स हमारे लिए इतना जरूरी है कि यदि इसे शरीर से निकाल दें तो मनुष्य 1 या 2 सप्ताह में ही मर जाएगा। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। एड्रेनलिन कार्टेक्स से स्रावित हार्मोन ग्लूकोकार्टिकॉइड्स और मिनिरलोकार्टिकॉइड्स और लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स यहीं से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एड्रिनल मेडुला से स्रावित हार्मोन जो है नार एपिनेफ्रिन, जो अमीनो अम्ल है। अन्य नाम नार एड्रिनलिन। कार्य वाहिका संचरण द्वारा त्वचा, पाचन, उत्सर्जन एवं जनन आदि इसके कार्य हैं। संबंधित अंगों में रुधिर संचार कम करना। एड्रिनलिन जो है अन्य नाम एपिनेफ्रीन, लड़ो
एवं उड़ो हार्मोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। किसे कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन को। फाइट एंड फ्लाइट, आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन इसे ही बोलते हैं। युद्ध के समय सक्रिय जो स्रावित होता है वही। कार्य: हृदय गति में वृद्धि, वाहिका विस्तारण द्वारा मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों एवं यकृत आदि अंगों में रुधिर संचरण में वृद्धि करता है। नोट: सम्मिलित रूप से दोनों हार्मोनों का नाम कैरेकाल्मिन्स, ग्रंथियां, स्रावित हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथियां, पैराथार्मोन या पीटीएच। पीनियल ग्रंथि जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, पश्च पिट्यूटरी या न्यूरोहाइपोफाइसिस। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, अग्र पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। सेमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं? सेमेटोट्रोपिन। प्रोलैक्टिन या लुटियोट्रैपिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। लुटिनाइजिंग हार्मोन या अंतराल कोशिका प्रेरक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन, मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन। ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन थे। आमाशय में देखते हैं गैस्ट्रिन और घ्रेनिन, ये होते हैं। आइए अब देख लेते हैं शरीर के अंगों में कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ कहाँ उपस्थित हैं। पैराथायराइड ग्रंथि, ये कहाँ है? गले के पास है। थायराइड या अवटु ग्रंथि, गले के पास। पीनियल ग्रंथि, ये मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, ये भी कान के पास मस्तिष्क में। थायराइड ग्रंथि गले के नीचे। यकृत, आमाशय, अग्नाशय, वृक्क या किडनी, अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में, वृषण सिर्फ पुरुषों में। अंडाशय सिर्फ महिलाओं में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो प्रकार के हार्मोन निकालते हैं। थायराइड ग्रंथि, थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन, दो प्रकार के हैं। अग्नाशय, अल्फा कोशिका, ग्लूकागॉन बीटा कोशिका, इंसुलिन डेल्टा कोशिका, सोमैटोस्टैटिन, यफ कोशिका, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड्स। वृषण सिर्फ पुरुषों में। एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछते हैं। टेस्टोस्टेरॉन किससे संबंधित है? और एस्ट्रोजन, ये फीमेल हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है, याद रखें। अधिवृक्क या एडिनल ग्रंथि, एडिनल मेड्यूला, एडिनलिन या एपिनेफ्रीन, नार एडिनलिन या नार एपिनेफ्रीन, एडिनलिन कार्टेक्स, एल्टोस्टेरॉन, कार्टिसोल। वृक्क या किडनी में कैल्सिट्रॉल, रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन। थायराइड या अवटु ग्रंथि, टेट्राआइडोथायरोडीन या थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनीन, कैल्सिटोनिन। आगे अब देखते हैं जनन संबंधी हार्मोन। इसमें एस्ट्रोजन, उत्पादन अंडाशय में। आयु, ये सभी स्त्री संबंधी हार्मोन हैं। एस्ट्रोजन, उत्पादन अंडाशय में। आयु, यौनारंभ में रजोनिवृत्ति की आयु तक। प्रमुख एस्ट्रोजन स्टैंडियाल, अन्य नाम नारी विकास हार्मोन। कार्य, मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुग्ध ग्रंथियां आदि के समुचित विकास में सहायक। एस्ट्रोजेंस के श्रवण पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन FSH या लुटिनाइजिंग हार्मोन पर द्वारा नियंत्रण
रिलैक्सिन श्रावण गर्भावस्था में कार्पस लुटियम अथवा आंवल से। कार्य प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु को जन्म को आसान करना, मेन काम इसका है। ऑक्सीटोसिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। ऑक्सीटोसिन माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना, वात्सल्य या मैथुन आदि के समय भावनाओं का नियमन, दुग्ध उत्प्रेक्षण मिल्क इंजेक्शन इसे ही कहते हैं। संबंधित ऊतक गर्भाशय यूटेरस स्तन ग्रंथियाँ यहाँ ये कार्य करता है। प्रोलैक्टिन उत्पादन अग्र पिट्यूटरी को लैक्टोट्राप कोशिकाओं में। लुटियोट्रापिक हार्मोन कार्य सिशु जन्म के पश्चात दुग्ध श्रावण को प्रेरित करना। प्रोजेस्टेरॉन कार्य कार्पल लुटियम द्वारा कार्य गर्भाधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना। गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन का संचय करना। अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना। पुरुष संबंधी जो हार्मोन है उसे देख लेते हैं एक नज़र में। टेस्टोस्टेरॉन उत्पादन वृषण टेस्टिस में। लेडिंग की कोशिकाएं सेल ऑफ लेडिंग में। अन्य नाम पौरुष विकास हार्मोन। कार्य पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन, यौन आचरण को प्रेरित करना। पाइनियल ग्लैंड जिसे बोलते हैं, अवस्थिति मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी। अन्य नाम एपिफाइसिस सेरिब्री। स्रावित हार्मोन मेलाटोनिन। कार्य इंपॉर्टेंट है, मेलाटोनिन कई बार आ चुका है। कार्य निद्रा एवं जागने की क्रिया पर नियंत्रण। मंद प्रकाश तथा रात में श्रावण अधिक, तीव्र प्रकाश तथा दिन में श्रावण कम, इसके कार्य हैं। जनन एवं भ्रूणीय विकास। प्रजनन परिभाषा वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, उन्हें प्रजनन कहते हैं। प्रजनन तंत्र प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों का समूह। मानव में जनन जननांग नर और मादा। नर में एक जोड़ी वृषण, मादा में एक जोड़ी अंडाशय। मनुष्य एक लिंगी यूनिसेक्सुअल। नर तथा मादा के जननांगों में भिन्नता, यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है। गर्भावस्था काल निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह। निषेचन क्रिया नर युग्म शुक्राणु मादा युक्त अंडाणु से निषेचन के बाद निषेचन क्रिया फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर युग्मजन जाइगोट का निर्माण होता है, फिर द्विगुणित डाइपोल का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का निर्माण एवं विकास होता है। निषेचन की प्रक्रिया अंडावाहिनी ओवरडक्ट या फैलोपियल नली में संपन्न होता है। मानवीय भ्रूण का विकास निषेचन क्रिया जाइगोट और मारूला से ब्लास्टुला, फिर उसके बाद गैस्टुला तीसरे सप्ताह में। भ्रूण विकास दूसरे माह से 9वें माह तक संपन्न होता है। आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में, इंपॉर्टेंट है, आया है कई बार। पूर्व भ्रूणी अवस्था है गर्भाकाल के प्रथम 2 सप्ताह। तीसरे महीने से जन्म तक का काल कहलाता है भ्रूण काल। भ्रूण की शुष्कन ड्राइनेस बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है। उल्व या एमनियान जरायु या
कोरियन का कार्य है गैसीय विनिमय का नियंत्रण करना। अपरापोषित या एलेंटाइक कला का कार्य है भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रण व गैसीय विनियमन। भ्रूण विकास काल कहते हैं 3 से 8वें सप्ताह को। तो इस प्रकार मित्रों ये हम लोगों ने दूसरा पार्ट संपन्न किया। इसका तीसरा पार्ट ही जल्द तुरंत अपलोड हो रहा है। ऐसे ही बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जैसा भी हो आप अपना फीडबैक जरूर बताते रहें, कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि बगैर कमेंट के उत्साह नहीं आता कि कार्य आगे किया जाए या ना किया जाए। धन्यवाद।